चलिए, पीएफ का टास्क आपने देखा ही था। जो टास्क आपके इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको टास्क दे भी दिया है, ठीक है, ताकि उतना टास्क कर लेंगे ना तो अपने रिज्यूम के ऊपर दिखा सकते हैं अपना एक्सपीरियंस। हम लोग यही करते हैं, इतना टास्क आ जाता है भैया, ठीक है, पीएफ दिखा दिया, चल काम पे चल। महीने में एक बार काम होता है, एक दिन एक महीने कर लिया, कॉन्फिडेंस हो गया, बस हर महीने करोगे आप। वो छोड़ दीजिए, हमारे वो हो जाता है। वो बहुत सारे ऐसे हैं, एबीसीडी बहुत सारे, बट कॉन्फिडेंस आना चाहिए। हाँ जी, आप जो टास्क दिया उसको बना दीजिए, बिना झिझक का, बिना कुछ, बाकी छोड़ दीजिए, सब ऐसे ही घुस रहे हैं, ठीक है। जिस कंपनी में हूं मैं, उसमें बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है, वो आप उसको टेंशन मत लो। अरे वो एमएनसी में चेक करता है ना, ये नॉर्मल में क्या चेक करेगा। पार्टी जो है ना, एससीएल वाला तो दिक्कत है। पार्टी हमारी कोई चेक चेक नहीं करती, कुछ भी नहीं है, सब घुस रहे हैं, लग रहे हैं। देखो क्या होता है बताते हैं, मेरा क्या टेक्निक होता है, चीजों को जो कैंडिडेट यहाँ से जा रहे हैं, लग रहे हैं, उसमें टारगेट बस इतना ही समझिए। 6 महीने हमने क्लास की, जो आप देख ही रहे हैं, जो भी है डांट फांट जो भी जैसे भी करिए, फिर 6 महीने हम बताते हैं कि आप आराम से जो मिलता है आपको, 15, 16, 18, 20, कोई 13 में लग रहा है, कोई 14, 15, आप मत सोचो। 6 महीने आप बस समझो कि आप यहाँ पैसे दे के सीख रहे हो, वहां पर पैसे लेकर सीखो बस आप। लेकिन उसके पहले रखिएगा नहीं, 15,000 क्यों दे भाई, आपको कुछ आता नहीं, तो उसके लिए ठोक ठोक बजाते हैं, ये टास्क वो टास्क करके दो, उसी के बेस पर। अब उसमें क्या करते हैं, 1 साल 2 महीना 5 महीना 6 महीना, जब एज पर द कैंडिडेट्स दिखाते हैं एक्सपीरियंस कहाँ का, कोई भी कंपनी क्या बोलना है डायलॉग, वो देखेंगे उस मोमेंटम पे क्या होगा। सब डायलॉग फिट है, आज तक 16 साल तक फिट है, आज भी ठीक रहेगा, ठीक है। बस उसके हिसाब से सामने वाला पकड़ ला, सर ठीक है, वो तो लगता है झूठ बोल रहा है, हाँ बोल रहा है, उस पर फर्क नहीं पड़ता, पूछताछ किया, ठीक है जी, कल से आ जा भाई। कभी कभी ट्रायल भी रखते हैं 1 दिन 2 दिन के लिए, ठीक है, रह लेंगे हमें क्या दिक्कत है। 2 दिन ट्रायल पर रहा, तीसरा दिन डन, चलो चलो हो जाए, तो उस कहानी से अपना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हम कहते हैं टिको मत वहां पर 6 महीने। अगर 6 महीने में देखो कंपनी ग्रोथेबल है, ठीक है, आगे बढ़ने लायक है, वहां सैलरी अच्छे खासे लोगों के लिए, जैसे मान लीजिए एक को 15,000 में लगा, ठीक है डन, कोई बात नहीं। लेकिन वहां पर ऐसे एम्प्लॉई हैं जिनकी सैलरी अगर 70,000 किसी के है आपके डिपार्टमेंट में, तो समझिए ग्रोथ है। और डिपार्टमेंट में ही सैलरी 25-28 मिनट का है, तो समझिए वो वैसी है, बेकार है, डेड है बिल्कुल। तो वहां रुकने को फायदा नहीं, क्योंकि वो कुर्सी हटेगी कब खाली को पता नहीं, तभी तो बैठोगे वहां पर। तो 6 महीने आप आराम से करिए, बट जब आप नौकरी पकड़िए तो मैं कहता हूँ कि आराम से एम्प्लॉयर को बोलो, या हम लोग यहाँ से बोल देते हैं कि सर पैसा अकाउंट में डालना है इसका। अब तक तो अकाउंट में थे नहीं, जो डमी दिखाया था 1 साल 1.5 साल, क्योंकि वैसे ही बोल देते हैं, कुछ ही बहुत बता दिया कि हाँ ये था वो था, वो बहाना अपना है, तो रख लिया। अब नहीं चलेगा, अब उसको बोलो, अब तो रियल जॉब कर रहे हो, अब आराम से बोलो कि सर मेरे को अकाउंट में डालो पैसा, एनईएफटी चेक जो भी दो, 6 महीने तक। अब उसके बाद क्या है, 6 महीने बाद क्या होगा, अब लात मार दो, लगे कि हाँ ठीक है डन है, अच्छा है कंपनी, तो उसमें रहो, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब क्या होगा, पहले हम झूठ पे चल रहे थे, अब सच्चाई पे चलेंगे। सच्चाई तो 6 महीने का है, लेकिन वो रियल में 1.5 होगा। और पहले जो कंपनी डाला था वो रिप्लेस होकर ये कंपनी आ जाएगी रिज्यूम के ऊपर, केवल एक कंपनी, पहले गया काम से, कि उसी कंपनी के अंदर 1.5 साल से हम कर रहे हैं। सामने वाला कहता है कंपनी, हाँ कैसे विश्वास है, 1.5 साल कर रहे थे, क्योंकि कंपनी थोड़ी बड़ी है, वेरिफिकेशन करेगा। तो वेरिफिकेशन ऐसा नहीं होता है कि जाकर करेगा क्या, ऐसा कुछ नहीं करते, वो कहते हैं विश्वास नहीं है मेरे को, प्रूफ दिखा, अकाउंट है ना भाई। नहीं मेल तो ऐसा बहुत ही वो रेयर केसेस में होते हैं, उसको इम्प्लॉय से क्या मतलब है, वो आपसे मतलब है, आप प्रूफ कर दोगे हाँ जी करते थे करते थे। तो प्रूफ कैसे होता है, लिखित वाला। अब लिखित में कोई पेन स्लिप देता है, या सॉरी सैलरी स्लिप देता है नहीं देता है हमारी गोली, वो तो बन भी जाते हैं। सबसे बड़ा प्रूफ होता है अकाउंट में पैसे आना कंपनी तरफ से, हर महीने 1 तारीख में या 5 तारीख में 7 तारीख में, अगर कंपनी के नाम से पैसा आ रहा है इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा। और अधिक से अधिक 6 महीने का मांगते हैं, ऐसा नहीं मांगते कि तू मुझे 2 साल का स्टेटमेंट दे दे, 1.5 साल का कोई नहीं दिखाता, भैया 5-6 महीने दे दो लेटेस्ट, ठीक है जी आ गया, वो तो साक्षात प्रूफ है, उसके हिसाब से 1.5 साल हो गया, काम कर, हमारा काम बन गया। अब अगली बार जाएंगे फिर करेंगे 1 साल 1.5 साल काम, फिर ये रवैया करते 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 जब एमएनसी जाते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, तो वहां पर अब पीछे का जो कचरा था वो हटता चला जा रहा है, समझ रहे हैं? मतलब जहां से 6 महीने शुरू किया था, वहां रियल में 1 पॉइंट आ गया। कर रहे तो वेरिफिकेशन, हम तैयार हैं,
समझ रहे हैं? ये मेरा स्टेप होता है कैंडिडेट के साथ, लग रहे हैं सीधे उंगली घी नहीं निकलता, टेढ़ा करना पड़ता। सर मेरा जो जॉब है वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन बोल रहे हैं अप्रैल में बुलाएंगे, तो गुड़गांव जाना पड़ेगा। हाँ सर, पता है मेरी घर में केपीएमजी में बुला रहे हैं, उसको भी अप्रैल में बुला रहे हैं, तो कह रहे हैं मार्च में। वो इसीलिए क्योंकि ना राउंड फिगर में अप्रैल लेके चल रहा है, राउंड फिगर में कि चल अब बंदा का क्या फंसाना मार्च में, कहते हैं राउंड फिगर में, चल अप्रैल में आ जाए। अब कोरोना होगा नहीं, सब तो कुछ होने लगा नहीं, 2 साल उसके हो गया, 2 साल बर्थडे मना ली मैंने, बहुत है। चलो बहुत हो गया यार, नहीं अब कोरोना अब आएगा तो भी देखो ना, फिर बात हो चप्पल से मारेंगे खत्म हो जाएगा। अब कुछ होने लगा नहीं है, कंपनी भी ढीठ हो गई है, सरकार भी ढीठ होने वाला है, हो ही गई। बच्चों का स्कूल खोल दिया तो केजी वाले, मेरे बच्चे केजी में पढ़ते हैं, वो बोलते हैं कि स्कूल भेजो। अब 1 महीने के लिए यार क्या भेजना, तो ऑप्शन दे दिया उसने ऑनलाइन ऑफलाइन। अच्छा एग्जाम में आने वाले खत्म हो जाएगा साथ में, वही ना, अब छोटा छोटा है, क्या इन्वायरमेंट सेट होगा नहीं होगा, इससे बढ़िया कि फर्स्ट में जाए। नए सालों नहीं, मतलब फर्स्ट में वही यही कहानी। अब उसका बिजनेस चौपट है ना, बस बेचारा जंग लग खड़ा है, ड्राइवर की सैलरी नहीं निकल पा रही है, क्या करेगा, जबरदस्ती तो करेंगे पेरेंट्स ही नहीं, खासकर ट्रांसपोर्ट वाले को बहुत ज्यादा हो गया उनके। 2 साल से तो गाड़ी चल नहीं रही है, गाड़ी को चलाने के लिए फालतू में घुमाते हैं 4 किलोमीटर, गाड़ी चलता रहे, उनकी हालत ऐसी खराब, क्या करेगा। तो ये तरीका है, उसी तरीके से हम लोग मूव करते हैं। अब इसी तरीका में देखिए, अभी एक जॉब आज प्लेस किया होगा मैंने 21,000 की, हम ढूंढ रहे हैं 5 दिनों 8 दिनों से, तो कैंडिडेट ने आज समय डालना पड़ा। सर आउटसाइड का बंदा चल सकता है? नहीं भाई, आउटसाइड नहीं, आउटसाइडर नहीं, आउटसाइडर तो इसमें कंप्लीट जीएसटी मांग रहा है क्या? कंप्लीट जीएसटी नहीं मांग रहा है, जैसे जीएसटी का रिको जो बता रहा हूँ ना, ये आना चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अब आपको ऐसा लगे धक धक कि हाँ हम तो कर लेंगे, हाँ हम तो जानते हैं, नहीं रखेगा, वो सीधा थमा देगा, कर भाई 2 दिन ट्रायल पे करो। एक बार में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, अगर मैं आपके सामने बैठ करके पढ़ा रहा हूँ तो मुझे एक बार में नहीं आया कॉन्फिडेंस, समझिए इस बात को, समझे? हमें पता है क्या कि जो हम शुरुआत किया था अपने करियर को, थोड़ा टाइम लूंगा लेकिन सुनिए, जब शुरुआत किया था 16 साल पहले, तो 16 साल पहले में उम्र क्या थी हमारी, हमारे ऐसे से तो लगा लीजिए कि मतलब सिर्फ पढ़ने तो आते ही थे, और हमारे से डबल उम्र वाले पढ़ने आते थे। अब सोचिए कि अब उम्र देख कर किसी को पढ़ाना, ऐसी हताश हो जाएगा इंसान, समझ रहे बात? तो कॉन्फिडेंस कैसे आए? सबसे बड़ी बात है कि आई विल डू, बस। आप सिंपल है, देखिए दिमाग में रखा मैंने कि आप सीखने आए हो, बड़ी मुश्किल से इंक्वायरी करी, सीखने आए, पैसा लगाया, तो इसका मतलब है आपको मेरे से कम आता है, एक कॉन्फिडेंस पहले बिल्डअप हो गया, सिंपल। आप चाहे उम्र कुछ भी हो, फर्क क्या पड़ता है, समझ गए? तो एक कॉन्फिडेंस अपने आप आ गया। इसके बाद ये कि ठीक है आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे, ठीक, अब देखिए तैयारी तो मेरी पूरी है, तो उसके हिसाब से तो मुझे कॉन्फिडेंस है, बट उसको एक्सप्रेस करने का थोड़ा सा होना चाहिए। एक्सप्रेस कर दिया, 1 बार 2 बार अगर मुझे लगा कि हाँ एक्सप्रेस कर दिया तो हो गया, बस काम, कॉन्फिडेंस आ गया, समझ रहे? तो अब आज तो खैर समय बहुत दूर बदल गया, 16 बहुत है, तो वही चीज लाना है आपको। तो सोचेंगे कि एक बार मैं आज जब से 2 भी चल रहा रिको, स्लो चला रहा हूँ, ठीक है, अब आप देखेंगे कुछ नहीं करेंगे तो हाँ हो तो जाएगा। ऐसा आज ऐसा मतलब हो रहा होगा कि हाँ ये तो फिर क्या है, डाउनलोड करेंगे, ये करेंगे, हाँ रिको हो जाएगा, रिको करके दिखा दूंगा आपको, 1 घंटा लगेगा, हाँ ये तो हो जाएगा, करके देखो जरा, सेम फाइल करके देखो आप, सेम फाइल करके देखो आप फंसोगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं कर रहा हूँ, क्योंकि चक्कर क्या है ना कि मेरी गलतियां 99% ठीक होगा, हम करेंगे, R1 बनता रहेगा, देखो देखो हाँ 3 भी देखो आगे ना, तो आपको भी वही कॉन्फिडेंस आता है, मतलब वही चीज लगेगा आंखों में, अरे तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, हाँ एंट्री किया, अरे हाँ आ गया, मुझे भी आ गया, हाँ मुझे भी आ गया, हाँ मुझे भी आ गया, रिवर्स, हाँ मुझे भी, ऐसा लगेगा आपको, ऐसा लग रहा होगा। और मैं 50 गलतियां करूंगा तो वही है कि आपको लगेगा ठीक है, हाँ गलती मुझसे भी हो रहा है, मुझसे भी हो रहा है, मुझसे गलती नहीं होता, हमसे भी नहीं होगा, ऐसा होगा नहीं, गलती आपसे होगी।
और यही चीज पहले छोड़ देते थे हम, कोरोना के पहले जो था कि चल भाई करो, अब हमारा क्या जा रहा। अब नहीं, बर्दाश्त से बाहर हो गया मेरे को, बहुत ज्यादा अति हो गया। टेस्टिंग किया ना मैंने कहा वो पहले भी टेस्टिंग किया था, लेकिन ठीक है, मैंने कहा चल अब खुद करो ना। जागो वाली बात नहीं है, वो चीजें इसमें बहुत ज्यादा मुझे स्ट्रेस मतलब करना पड़ रहा है, गाली खाना पड़ रहा है, क्या करें। इसीलिए तो मैं जल्दी से किसी के रेफरेंस से नहीं जाता हूँ। बाद में किसी को सुनने को मिले। सही बात, ठीक है, अपने आप मिल रही है तो करो, हाँ, जब तक एक्सपीरियंस ना हो जाए। सही बात। देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, अपने बलबूते ही बनिए, उंगली पकड़ के कितना चलेंगे, लेकिन ठीक है पकड़ना तो कभी कभी थोड़ा सा पड़ता है। शुरू करें, तो प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगा, बस आंसर यही है और कुछ नहीं है। और एक बार से काम नहीं चलता है। मैं इतना ही जानता हूं कि आप उसको इतनी बार प्रैक्टिस करिए कि कम से कम 3 बार लगातार गलती अगर नहीं हो रहा है तो आप परफेक्ट हो गया। और आज लग रहा है कि एक बार किया गलती नहीं, मतलब 2 बार किया गलती, वो तीसरा बार में गलती नहीं हुई, परफेक्ट हो गया, बिल्कुल नहीं। अब देखो चौथा बार करके फिर गलती होगी। आप किसी भी चीज आजमा के देख लो, आपको लगेगा फिर 5वीं बार गलती नहीं हुई, ठीक, 6ठी बार गलती नहीं हुआ, ठीक, 7वीं बार गलती नहीं, ठीक, अब जाकर परफेक्ट, अब गलती नहीं होगी। आप समझ रहे, फिर नया आएगा डेटा, हो सकता है उसमें गलती हो जाए, वो अलग चीज है, बट सेम फाइलों को करिएगा तो गलती नहीं होगी, करना होगा और कुछ नहीं। शुरू करते हैं जरा। ESIC पिछले क्लास से स्टूडेंट का था, आज हम रिवाइज करेंगे। देखिए जैसा हमने PF पढ़ा उसी प्रकार से हम ESI पढ़ रहे हैं। ESIC एक्ट 1948 1948 में बनाई गई ये आपकी एक्ट है। इसका मकसद 47 में हमारी आज़ादी मिली, 1 साल बाद सरकार ने जागा कि कुछ करना चाहिए हमारे देश के लिए, हमारे एम्प्लॉय के लिए, 1 साल बाद। ठीक, तो सबसे पहले उन्होंने सोचा, सरकार ने सोची कि जो एम्प्लॉय नौकरी करते हैं फैक्ट्री वगैरह में, उनकी सैलरी ज्यादा कुछ होती नहीं है, वो सिर्फ खाते हैं और खत्म तो कर ही देते हैं, रात में पुआ पवल लेते हैं जो भी है, बस उतना ही काफी उनके। उसी टाइम पे लगता है कि मैं राजा हूँ, फिर सुबह होते हैं तो रंग घूमे, उनका यही है दस्तूर। अब ऐसे में कोई बीमार पड़ गया, खुद ही बीमार पड़ गया या फैमिली में कोई बीमार पड़ गया, तो क्या करें, लोकल डॉक्टर पास जाएंगे, मरना निश्चित है, क्योंकि अगर भयंकर बीमारी हो गई तो कुछ हो नहीं सकता। तो ऐसे बहुत तेरे इंडिया के अंदर, तो सरकार ने ऐसा सोच करके एक अधिनियम बना दिया और बोला कि एम्प्लॉय को थोड़ी सी पैसे खर्च करने पड़ेंगे, वो ESI का 0.75% और कंपनी देगी कितना 3.25%, दोनों मिला करके इकट्ठा होगा पैसा। ऐसे बहुत लोग हैं, लाखों लोग हैं। इकट्ठा होने के बाद सरकार ने बना दिया हॉस्पिटल, बट हॉस्पिटल भी देखिएगा ऐसी जगह बना है जहाँ की अच्छे लोग जाएंगे वो बीमार पड़ जाएंगे, वो अगला फेज 1 में, फेज 1 में कूड़ा के सामने, हाँ दोबारा आप जा भी नहीं सकते। सरकार इसलिए बनाती है ताकि बिल्डिंग देखने में ठीक लगे, सस्ता मिल जाता है कूड़े के सामने, कौन बनाएगा वहाँ बिल्डिंग। अच्छा ये हॉस्पिटल है बन सरकार, ठीक, अब पता है कि मरीज दोबारा जाएगा नहीं, दोबारा जाएगा तो खर्चा होगा नहीं, और यहाँ तो 3.25% एम्प्लॉयर दे रहा है, वो दे रहा है, ये दोनों पैसे इकट्ठा करके उसी हॉस्पिटल को मेंटेनेंस में लगा देते हैं। 1 रुपया किसी को फायदा नहीं होता है, बस फायदा यही है कि आप बीमार पड़िए, अच्छा रहेगा तो उसका फायदा उठाएंगे, जब भी लगे महसूस हो कि हमारा पैसा डूब रहा है बीमार पड़ जाइए, तो और क्या चल रहा है, ठीक। तो ये बेनिफिट मिलता है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही बेनिफिट मिलता है, कुछ और बेनिफिट है जो लोगों को नहीं पता है, उसी बेनिफिट के बारे में आज हम राज खोलेंगे। आइए सुनिए। लोग ये समझते हैं ये सही हमारा कट रहा है, बीमार पड़ेंगे, मेरी फैमिली बीमार पड़ेगी, कोई बात नहीं, वहां जाकर के हम फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कराएंगे, लेकिन उनके अलावा भी कुछ और है जो हम बताते हैं। आइए, इसके लिए जो सीट हमने शेयर किया था PF का, उसी सीट में आपको मिल जाएगा। देखिए सीट नंबर 5 पे हम देखते हैं जरा, और बड़ा समझने वाली चीज है सीट नंबर 5 पे, कि जो एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलता है बहुत तरीके से मिलता है। नंबर 1 बेनिफिट ESI जो मेरा सिर्फ कट रहा है 0.75%, कंपनी दे रही है 3.25%, कंपनी कितना दे पर क्या फर्क पड़ता है, मेरा तो थोड़ा जा रहा है ना, लेकिन उस थोड़े में कितना फायदा है। पहला है मेडिकल बेनिफिट, कंप्लीट मेडिकल केयर, खुद और फैमिली
कंप्लीट मेडिकल केयर। कंप्लीट मेडिकल केयर मतलब मेरी सैलरी अगर 8,000 भी है, कोई टेंशन नहीं है, देयर इज नो सीलिंग ऑन एक्सपेंडिचर ऑन ट्रीटमेंट। तो मेरी सैलरी 8,000 भी है, लीवर फेल हो गया दारू पीने से एग्जाम्पल, तो भी आराम से इलाज चलेगा जब तक मर ना जाए। सिंपल, यही पूरी खर्चा है। यह सबसे बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ पर इलाज कराने में खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। तो सरकार ने बोला, टाइप कर लिया होगा आप हर जगह से, अपोलो में टाइप है। जो सुविधाएं सरकार के पास नहीं है, अपोलो में है, सीधा जी वहां चल जाए। अपोलो में उनका अपना चलता है, उसके हिसाब से जाइए, इलाज कराइए। तो सबसे बड़ा बेनिफिट सब जानते हैं। दूसरा बेनिफिट है सिकनेस बेनिफिट। अब सोचो, मान के चलिए कोई बंदा इलाज पे चला गया, फैक्ट्री में काम कर रहा था, किसी प्रॉब्लम आ गई, इलाज पे चला गया, तो सोचिए फैक्ट्री वाला तो हाथ खड़े कर देगा, सैलरी थोड़ी देगा कि तुम बीमार हो गए 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए हम तुम्हें दे सैलरी ना, सैलरी काटेगी। सरकार वहां पे फोर्स नहीं कर सकती कि बंदा बीमार है तो सैलरी दे ना, बिल्कुल नहीं। हम क्यों दे भाई, हमारा काम हैम्पर और हम किसी से करवाएंगे, उसको भी देंगे, उसको भी देंगे, फिर तो सब कहेगा हम बीमार है। तो वो हाथ खड़े कर दिया। तो सरकार ने बोला टेंशन मतलब मैं दूंगा, यानी जितना दिन बीमार रहेंगे, जितनी सैलरी में बात हुई थी कंपनी से, उस सैलरी का 70% कैश आपको मिलता रहेगा डेली का। 10 दिन अगर आप बीमार हैं तो 10 दिन का पर डे का मान के चलिए 500 रुपये बनता है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो 500 रुपये का 70% डेली बाई डेली जितना दिन बीमार रहेंगे, डॉक्टर ने, चूंकि हॉस्पिटल भी सरकार की है, झूठ बोल नहीं सकते हैं, तो अगर वहां डॉक्टर से अप्रूवल लेकर के जितना दिन बीमार है उतने दिनों के हिसाब से 70% के हिसाब से आपको सैलरी आता रहेगा, मिलता रहेगा। तो कम से कम घर में रोटी चलती रहेगी, दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चीजें लोगों को पता नहीं है कि 70% अमाउंट कैश मिलते हैं सैलरी का, क्योंकि फैक्ट्री तो हाथ खड़े कर दिए, लेकिन इलाज चल रहा है, इलाज सबको पता है, लेकिन कैश नहीं पता। लेकिन कैश के लिए थोड़ी सी अपने को समझना होगा कि कैश किस हालात में मिलता है, वो जरा समझिए। ये देखिएगा कुछ पिक्चर है, 1 अप्रैल से 30 सितंबर लिखा हुआ है, कंट्रीब्यूशन पीरियड। मतलब कहता है कि अगर हम सपोज मैं बीमार पड़ा जनवरी मंथ में, आज चल रहा है फरवरी, यानी 1 जनवरी से लेकर 30 जून के बीच में बीमार पड़ते हैं। आज हो रहा है फरवरी, ठीक है, बीमार पड़ गए, नौकरी पे थे, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, इलाज चल रहा है, वो तो सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है। लेकिन सरकार कैश कैसे देगी, कहती है कि पिछले मुड़ के देखिए कि इसके पिछले दिनों में 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर, आज चल रहा है 21 फरवरी 2022, तो पिछले में 1 अप्रैल 2021 से लेकर 30 सितंबर 2021 देखिए, समझ रहे हैं। अगर इनके बीच में ये 6 महीना समय होता है, जोड़ेंगे तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने होता है। इन 6 महीने के दौरान अगर मैं कम से कम 78 दिन भी कंपनी में नौकरी कर रहा था, इन 6 महीने में अगर 78 दिन भी नौकरी कर रहा था, तो इसका मतलब 78 दिन नौकरी कर रहा था, 78 दिन के तो कम से कम ईएसआई गई होगी सरकार के पास। तो सरकार इसी बेस पर कहती है कि अगर तुम इस 6 महीने में 78 दिन नौकरी कर रहे थे, तो अगर आप इस दौरान बीमार पड़ते हो, तो जब तक बीमार रहोगे तब तक तुम्हें सैलरी का 70% अमाउंट एज ए कैश मिलता रहेगा घर में रोटी खाने के लिए। लेकिन अब बीमार में मजा ज्यादा मत लीजिए, 91 डेज तक ही मिलेंगे, मतलब मैक्सिमम 3 महीने। तो 3 महीना तो बहुत होते हैं, यानी टेम्पोररी बेसिस पे 10-15 दिन का होता है, तो 3 महीने तक आराम से झेलेगी सरकार। 3 महीने बाद में तुम मर, कोई बात नहीं, सिंपल बात है। अब कितने बीमार का भी होता है ना, तो ये कहानी है। अब इससे पता नहीं लोगों को, इसीलिए कैश लेते नहीं है। एक तो समझना मुश्किल काम है कि अच्छा 78 दिन, अच्छा कौन सा, बड़ा मुश्किल है। अब इसके बाद समझते हैं कि यदि 1 जनवरी से लेकर के आपका 30 जून के बीच में हो गया, अगला टाइमिंग आने वाला है वो है जुलाई से लेकर के दिसंबर। जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में अगर बीमार पड़े, यहां देखिए इस जगह पे, तो क्या होने वाला है। फिर कहती है सरकार उसके पिछले देखो, अक्टूबर से लेकर मार्च के, हाँ पिछले साल हो गया ना, जैसे महीने का गैप दे रखा है। हाँ, मतलब समझिए दिसंबर देख रहे हैं, 3 महीने गैपिंग यहाँ, मार्च है ना, हाँ 6 महीने गैपिंग यहाँ पर है ना। तो कह रहा है कि अगर इस दौरान अगर बीमार पड़ते हैं, जुलाई से लेकर के, नहीं यहाँ देखेंगे अप्रैल में जून जुलाई, 31 मार्च है ना, अप्रैल में जून, 3 महीने गैपिंग है यहाँ से। नहीं यहाँ भी तो 3 महीने ना, सितंबर है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने
हाँ हाँ मतलब कंट्रीब्यूशन हाँ, वो 6 महीने का है। और कैश बेनिफिट 3 भी दिन का भी मतलब 6 महीने का है, लेकिन इनके और इनके टाइमिंग के बीच में 3 महीने गैप है। हाँ, उस तरह समझे, ठीक है। तो कहता है कि इसके पहले आप 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च चेक करो। इनके बीच में अगर 78 दिन काम किए तो फिर आपको इस दौरान में अगर बीमार पड़ते हैं तो मैक्सिमम 91 डेज के लिए आपको सैलरी का 70% अमाउंट आपको एज अ कैश के रूप में आपको मिलेगा, सैलरी के रूप में। जो फैक्ट्री नहीं देगी तो सरकार देगी। बीच में बोलिए तो बीच में बोले तो बीच में मतलब सितंबर के कैसे हो बाद। सकता, बताओ कोई भी डेट बताओ, बीच में पढ़ नहीं सकता है ना, बोलो ना। बोल नहीं सकता है। नहीं पड़ेगा बिल्कुल। या तो 5 जनवरी से 30 जून, जुलाई से लेकर दिसंबर। और मई में पड़ गया तो फिर हाँ, तो मई में अगर पड़ गया तो कौन से इसमें आ रहे हैं ना आप, तो इसको देखिएगा, अच्छा हो ही नहीं सकता ना। सोच के बनाया। नहीं, वो तो सिंपल बात है, पूरा 12 महीने कवर है, हाँ, इधर ही 12 महीने, इधर ही 12 महीने कवर, समझ रहे हैं। तो इस जानकारी को जनरली एक देखिए, एम्प्लॉय वर्कर होते हैं, ठीक है, उनको तो पता ही बस ये साइड कार्ड बन गया, इलाज करा। कैश लेने के लिए चक्कर, एक तो पढ़ना लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बट समझिए कि ये कैश लेने का है। अब सिंपल बात है, सरकार ऐसे कैश देगी नहीं, आपको क्लेम फॉर्म भरना पड़ेगा, ये सारे हॉस्पिटल में जाने, मतलब इसका ऑफिस में जाना पड़ेगा, क्लेम करिएगा, वो वेरिफिकेशन करेंगे बंदा बीमार है या नहीं है तो डॉक्टर कितने दिन के लिए बोला है, टाइम लगता है। इसके पीछे एक बंदा पढ़ा लिखा बंदा भागम दौड़ करे तब जाके कैश मिलता है। इतना करता कोई नहीं है, कहता छोड़, पड़ोसी से पैसे लेकर के काम चला रहे। कितने दिन लगते हैं इसको कंफर्म करने में? देखिए, अब दिन का तो कुछ भी नहीं है, एक आज फॉर्म भरोगे मैक्सिमम 3 दिन का समय है, बट वही है ना, अब आज शुक्रवार है जी, कल नहीं है जी, परसों नहीं है जी, सवाल वो खड़ा है। एक हफ्ते बनाने में ज्यादा। वो अब कुछ भी एक एकदम पता चला वो ठीक ठाक हो गया, अब ठीक हो गया तो नौकरी पकड़ लिया, फिर से कहता अब तो ठीक ही हो गया। अब क्या करना। तो ये लॉन्ग टर्म इलनेस के लिए है फिर? लॉन्ग टर्म कहाँ है, 91 डेज मैक्सिमम, 91 नहीं, लॉन्ग। मतलब हाँ, जैसे एक हफ्ते में बंदा ठीक हो गया हम्म। और वहाँ पे हमारा फॉर्म ही देखिए वो तो ठीक है, अब फास्ट मोड में वही जानकारी रहेगी तो पीछे पड़ेगा तो हो सकता है कि कल के तारीख में दो दिन में कवर हो जाए। सवाल ये खड़ा है ना। देखिए, रूल तो सरकार ने बना दिया, अब रूल को कितना फॉलो हो रहा है मार्केट में, कौन से ESI वाले ऑफिसर, वही सवाल है खड़ा, कुछ नहीं। ठीक है, तो ये कहानी है, बट ठीक है, जानकारी हमें होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से हम किसी को बता सकते हैं। अब इनके भी एजेंट है मार्केट में, इनकी भी एजेंट है कि ये सब चीजों को करने के लिए किस तरह से आप जाएंगे तो वहाँ कैसा हुआ, क्या सब खाने को तैयार है। तो कहानी वही, पैसा बहुत है। सिंपल बात है, कमीशन में काम करो, कमीशन पे तो खूब पैसे। आइए बात करते हैं मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में, कि तीसरा जो बेनिफिट मिलता है मैटरनिटी बेनिफिट, ये तो जो फीमेल के लिए गजब का है, बता दें कैसे। मैटरनिटी बेनिफिट कंफर्म हो गया, कंफर्मेशन के बाद 26 वीक्स तक छुट्टी पे चले जाइए भाई, सिंपल बात है। हाँ हाँ, मर्जी है, आगे पीछे मिलाकर आफ्टर डिलीवरी या बिफोर डिलीवरी मिला करके 26 वीक्स तक आप छुट्टी पे चले जाएंगे, कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक। अब ऐसे बात में सिंपल बात है कि फैक्ट्री वाले या कंपनी में तो हाथ खड़े कर देंगे, पागल थोड़े पैसे देंगे, छुट्टी ले ले बात अलग, आना जब आना तो हम रख लेंगे, काम खत्म, बट पैसे थोड़ी दूंगा ना। तो ऐसे केसेस में 100%, ये इनको वहां तो देख रहे थे कि 70% की बात कर रहे थे, इसमें से 100% सैलरी आपको मिलती रहेगी। यानी मैटरनिटी बेनिफिट कंट्रीब्यूशन एजेंसी प्रेगनेंसी इज पेएबल फॉर द 26 वीक्स व्हिच इज एक्सटेंडेबल बाय फर्दर, छोड़ो एक्सटेंडेबल छोड़ो, तो पूरा 100% का फुल वेजेस देख रहे हो, देखो पूरा पैसा, यहाँ तो 70% मिलेंगे, यहाँ पूरा का पूरा, कोई अगर लेडी अगर 11,000 रुपये बेसिक पे काम कर रही थी तो पूरा 11,000 रुपये उसके अकाउंट में आता रहेगा 26 वीक, समझ रहे, 26 बहुत होता है, यानी कि 26 बटे 7 ना, अच्छा सॉरी दिन क्या, 26 गुना 7 हो गया ना, 26 इंटू 7 182 दिन, 6 महीने हो गया, 6 महीने तक सरकार ढोते रहेगी, बताइए क्या बात बता दिया आपने। समझे, ठीक। तो 6 महीने तक सोचिए, पता भी नहीं लोग, अब वो कहते हैं अरे नौकरी छोड़ना पड़ेगा, अब तो ये वो जो भी है, फिर काम खत्म, आराम से पैसे मिलते हैं, वो पूरा का पूरा। कहानी फिर वही है कि अगर प्रेगनेंसी हुई है 1 जनवरी से लेके 30 जून के बीच में, कंफर्मेशन हुआ है,
उसके पहले सितंबर, मतलब सेम आप देखिएगा यहाँ से, एक याद होगा तो यहाँ याद हो जाएगा, सेम टू सेम। लेकिन इसमें 78 दिन का कंपेयरिंग था, इसमें केवल 70 दिन की कंपेयरिंग है कि 70 दिन तक काम करना चाहिए उस लेडी को, तब जाकर पूरे पैसे मिलेंगे। ठीक है, यानी प्लानिंग में ढंग से करना चाहिए, दिक्कत हो जाएगी ये मैटरनिटी लीव है, अगर हमने सैलरी ले ली, बीच में वो जॉब छोड़ दी तो मतलब प्रेगनेंसी के दौरान में जॉब छोड़ दी, और वो 70 दिन हमारे कवर हो रहे हैं तो भी मिलेगा? नहीं, छोड़ दिया तो नहीं होगा ना, आपको लीव पे रहना होगा। हाँ, लीव पे रहना होगा। कंपनी, हाँ, कंपनी अगर सपोज कहते रिजाइन दे दो तो फिर एक तरह का मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। बट कंपनी करे लीव पे चले जाओ, बाद में आ जाना, बाद में आना ना कौन देख रहा है, वो तो बाद की बात है। बट अगर अपनी मर्जी से छोड़ देते हैं तो दिक्कत है फिर। मतलब ये देखती है कि सरकार, देखो सरकार भी तो अपना स्वार्थ देखेगा ना, वो कहेगा भैया अभी पैसे नहीं आएगा, बाद में तो आएगा। उनको तो चाहिए 3.25 और 0.75, वही पैसा इकट्ठा करके दे रही है। नहीं होता इकट्ठा तो फंड निकालती है सरकार अपना, पब्लिक है, क्या करेगा। ठीक, तो ये दो तो लगा लीजिए कि रामबाण है एक एम्प्लॉय के लिए। अगर जानकारी है और कोई बंदे को कंट्रीब्यूट मतलब क्लेम करना चाहता है तो समझ लीजिए कि घर में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगला है बेनिफिट, उससे भी बेटर, डिसेबलमेंट बेनिफिट, मतलब टेम्पोररी डिसेबलमेंट। ठीक है, नौकरी कर रहे थे और ड्यूरिंग वर्क, बाहर में नहीं, ड्यूरिंग वर्क अगर इंज्योर्ड हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट इंजरी हुई, एम्प्लॉयमेंट इंजरी का मतलब है कि काम ही ऐसा था, मशीन काम था और वहां कुछ हो गया, तो एम्प्लॉयर तो खैर देता ही देता है जो भी थोड़ा बहुत है। इसके अलावा वो सरकार कहती है कि मेरे से पैसा ले जा, वेजेस का 90%। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आपका पहले कितना दिन किया कितना है। देखिए, डिसेबलमेंट होना तो आज नौकरी लगी कल भी हो सकता है, 2 घंटे बाद भी हो सकता है, बस ESI कार्ड बन जाना चाहिए। ESI कार्ड बन गया, उसके बाद उसी डेट से लगा लीजिए ये बेनिफिट मिलना चालू हो जाता है फ्रॉम 1 डे ऑफ एंटरिंग इंश्योरेंस। अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट इंजरी हो गई है, डॉक्टर ने बोला कि अब 4 महीने तक ये बेड रेस्ट रहेंगे भैया, नहीं चलने वाले नहीं है, उसके बाद ठीक है, तो सैलरी का 90% मिलता रहेगा। यहाँ बीमारी में ध्यान रखिए, यहाँ अंतर है, यहाँ नॉर्मल बीमारी है, ठीक, यहाँ पर बीमारी नॉर्मल, यहाँ है एम्प्लॉयमेंट इंजरी, मतलब नौकरी करते दौरान में दिक्कत आ गई, यहाँ खुद बीमार पड़ा है, सीजनल बीमार हो गया, एक्सटर्नल बीमार हो, कहीं गया घूमने के लिए, जो भी है इस तरह। बट यहाँ एम्प्लॉयमेंट इंजरी है। एम्प्लॉयमेंट इंजरी में कोई कंडीशन नहीं है, सैलरी का 90% अमाउंट अकाउंट में आता रहेगा जब तक डिसेबल है। कभी कभी 11-11 महीने, 12-12 महीने वो टेम्पोरली है, बट मिलते रहेंगे। ठीक, डिसेबिलिटी का मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए कि अगर हाथ फ्रैक्चर, एग्जांपल लेता हूँ, हाथ फ्रैक्चर हो गया तो हाथ फ्रैक्चर में कितना दिन होता है, 15 डेज। या उंगली कभी कभी कट जाती है, सुना होगा, ठीक, या डस्ट चला गया, या कुछ ऐसे इंजर्ड हो गए, ऊपर में काम कर रहे तो मुझे छत से गिर गए, कुछ टूट फूट गया, रॉड डालना पड़ा, तो काफी लंबा खींचता है कभी कभी, उस तरीके से। और डॉक्टर डिपेंड करता है कि डॉक्टर बोल दिया कि नहीं अब तो भैया 1 साल तक रहेंगे या 6 महीना, जो भी है, यानी ठीक हो जाएगा बंदा, ऐसा नहीं, तो टेम्पोररी हो गया, क्योंकि डॉक्टर भी तो उसी का है ना, सिंपल। अब हो गया परमानेंट, मान लीजिए पीठ के रीढ़ की हड्डी टूट गई, अब तो उठ ही नहीं सकते, हाथ पर कट गए, कुछ भी हो सकता है, अब वो परमानेंट डिसेबल हो गया, अब तो अब कर ही नहीं सकता, क्या कर सकते, ऐसे होते हैं ना काम करने दौरान। तो जिंदगी भर जब तक उसके फेवर में कोई दूसरा बंदा काम नहीं करता, यानी सरकार उसको दूसरा नौकरी दे देगी कहीं से कि किसी तरीके से, भाई ठीक है, या प्रूफ कर दे वो कि हाँ हमारा कोई लड़का या कोई भी कमाने लगा, तो फिर ये हट जाते हैं, पैसा मिलना बंद हो जाता। नहीं तो अगर छुपा के रखेंगे या कोई कमाने वाला नहीं है, तो जब तक फैमिली जिंदा है 90%, बंदा जिंदा जब तक है 90% अमाउंट मिलते रहेंगे लाइफ टाइम तक। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, मतलब इंश्योर्ड है। अगर उसकी वाइफ वर्किंग होगी तो हो गई तो खत्म। अगर उनमें डिपेंडेंट, उनको पालने वाला कोई खड़ा हो गया बंदा, जैसे बेटा हो या वाइफ हो, तो फिर ये मिलना बंद हो जाता है। मतलब सरकार नहीं देगी आपको,
वो काम खत्म है। द बेनिफिट इज पेड एट द रेट ऑफ 90% wages in the form of monthly payment depending upon the extent of loss earning capacity as certified by the medical board. अच्छा भी है। बुरा क्या है? पर देखो उसकी हाँ। वाइफ कमा नहीं पाएगी तो अभी थोड़ी ना है कि वो भी मिलेगा, तो वो सरकार ने बनाया ना कि भाई देखो सिंपल बात है कि घर चलनी चाहिए, और घर तो चल ही रहा है। नहीं 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 नहीं, तो वो इसकी इशू यहाँ पर नहीं है। देखिए सिंपल बात है, अभी समझिए, आपने कभी सुना है, आपका आजकल तो फिर बंद हो गया, कि कोई सरकारी नौकरी में था, उनके पिताजी एक्सपायर कर गए तो बेटे को नौकरी मिलेगी, सुना होगा? उसको अनुकंपा बोलते हैं हिंदी में, अनुकंपा पर रखा गया, ठीक है। इंग्लिश में पता नहीं, इंग्लिश में देखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, इंग्लिश में बोलना है तो अनुकंपा पर रखते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या था, अब एक मेरा फ्रेंड, खुद हम लोग साथ में पढ़े हैं, उनके साथ भी हैपनिंग हो गई थी इसे। वो लड़का 8वीं में था मेरा फ्रेंड, ठीक है, SBI के मैनेजर थे उसके पापा। अब 8वीं में हम भी थे, सिंपल सी बात। तो तभी एक्सपायर कर गए थे। अब हो गए तो हुआ क्या कि कैसे चले क्या हुआ, तो अब हुआ बात ये कि अब उनकी वाइफ जॉब था कि भाई ले सकता कोई ना कोई, या बेटा ले, किसी एक को मिलेगा। और बेटा 8वीं में 9वीं में था, इस तरह से, मतलब उसी टाइम की बात हम लोग याद है। तो अब लगा लीजिए कि 18 ईयर्स कंप्लीट हो गया था, मतलब या जबरदस्ती कंप्लीट कराया गया था, जो भी जिस तरह से था। कुछ हुआ नहीं था, बेसिकली हुआ क्या था ना कि वेटिंग पीरियड में डाल दिया, और जब तक 11वीं 12वीं नहीं हुआ तब तक उसको जॉब को होल्ड कर दिया। ऐसा रीजन है उसमें होता है कि आप चाहो तो होल्ड कर सकते हैं। हाँ, उसको उसके बीच में पेंशन मिलते रहते हैं। अच्छा। क्योंकि मान चलिए कि वाइफ बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो कौन नौकरी देगा बताओ, सिंपल सी बात है। या कुछ और है, मेंटली परेशान है, या तो कौन नौकरी देगा। तो ऐसे में हो जाता है कि आप होल्ड कर सकते हैं। तो वो होल्डिंग पे चला गया था। 3 साल बाद जॉब लगी है, 4 साल बाद जो भी होगा, हमें एग्जैक्टली याद नहीं है। तो अब बताओ, बंदा 12वीं पास किया, उसको नौकरी दे रहा है बैंक वाला, थोड़ी बैठा देगा मैनेजर। अरे बाप मैनेजर था ना, लेकिन अब 12वीं बच्चा कहाँ से हुआ था, कहाँ से नौकरी लगी? क्लर्क से। अब क्लर्क की सैलरी और मैनेजर की सैलरी में आसमान में फर्क है। अब कंपेयर करेंगे, नहीं उनको तो इतना मिल रहा था, इसको इतना, तो बैलेंस क्या करते हैं देन, ऐसा नहीं हो सकता ना। नौकरी लग गई ना, काम खत्म। आज वो भले SBI का मैनेजर बना हुआ है, उसको बहुत पहले वो इंटरनल होता है ना, एग्जाम चलते हैं उनका, तो काफी पहले बन गया था इंटरनल। हाँ, तो आते रहते हैं। तो वो लगा था 4 साल 5 साल लगा, दिल्ली में उसका पोस्टिंग मिला था एक बार, तो बस हो गया। और अच्छे से बड़े बड़े मतलब जो हेड ऑफिस वगैरह ना, वहां लगते हैं। लड़का थोड़ा काबिल था, ऐसा नहीं, अब मैनेजर का बेटा था वैसे भी, भाई शुरू से ही उस तरह। अरे देखो ऐसा होता है ना, बैंक के जो बच्चे होते हैं ना, बताते हैं, वो थोड़ा सा उनके पढ़ाने लिखने का ढंग थोड़ा अलग हो जाता है, जनरली देखा मैंने। क्योंकि बेसिकली क्या है कि उसी तरीके से ना वो पालते हैं। अच्छा। मैंने देखा है जनरली आमतौर पर, तो उस हिसाब से था। और तो कहानी वही है। तो जरूरी नहीं है कि जो सैलरी मिल रही थी उसी सैलरी पे किसी को रखा जाए। ठीक है, नौकरी लग जाना, घर में रोटी चलते रहेगा, अलग बात है। फिर आप जो करिए, आप उसमें आगे करना तो करिए। तो ये कहानी, सरकार भी कितना ढोए, देरी बहुत। आज शायद वो सिस्टम हट गया सरकार के पास, और वो सिस्टम की ऑन डेट किसी को नौकरी लगाने का वो शायद हटा हुआ है साथ में सब, या पता नहीं है आज भी है। हाँ तो होगा तो शायद इसी। हाँ तो हो सकता है कि फौज वगैरह में हो, बस मालूम नहीं है उतना सरकारी करता। तो समझ रहे बात को। तो ये कहानी बनाई गई तो 90। अच्छा हाँ, यहाँ पर परमानेंट डिसेबल हो गया तो ये हो गया। अब मान के चलिए कि अब ये तो हो गया कि डिसेबल है, टेम्पोरली जिंदा है, टेम्पोरली ठीक हो जाएगा। परमानेंट जिंदा है बट नहीं भी है, तो ही पैसे मिल रहे हैं। अब है कि मर गया, एम्प्लॉयमेंट डेथ हो गई, मतलब बाहर में डेथ नहीं बल्कि बाहर में काम करते करते। तो ऐसे केसेस में उनको डिपेंडेंट को, जो उनके ऊपर डिपेंडेंट थे, ठीक है, उनको मिलेगा। सिंपल बात है। नहीं तो इनको देने के लिए तो फिर उसको जाना पड़ेगा ऊपर। तो क्या हमारी कंपनी में एक डेथ हुई थी हार्ट अटैक से, कंपनी वर्किंग की, तो उनकी फैमिली आई थी, तो आई थिंक इसी चीज की आई थी। हाँ तो ये क्लेम ले सकते हैं, ये फैक्ट वाला नहीं देंगे आपको,
वो हाँ सरकार देती, फैक्ट्री भी देती है। फैक्ट्री क्या देती है कि इंश्योरेंस उनको कराना पड़ता है इंटरनली। तो आपने याद होगा पीएफ कट रहा था तो ईडीएलआई देखा था, ईडीएलआई में कितना जा रहा था 0.5%, वो इसी को जा रहा था 0.5%। इंश्योर्ड होता है ना, ये पैसे जाते हैं टर्म इंश्योरेंस होते हैं। ये टर्म इंश्योरेंस का मतलब है कि अगर बंदा मर गया तो पैसे कंपनी वाले दे देते हैं, कंपनी ये नहीं मतलब इंश्योरेंस कंपनी वाले, और अगर जिंदा रह गया तो ये काम खत्म, ये पैसे डूब जाते हैं। इसलिए बहुत छोटा सा रकम जो है लाखों रुपए का करा देता है। और टर्म इंश्योरेंस के बारे में जानते होंगे हर कोई, एक आम इंसान भी कराना चाहिए, करा तो आपने खुद आपने लिया हुआ टर्म इंश्योरेंस, यही गलती है। हाँ 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 अगर आप उससे नीचे लेते हो तो 10 लाख का मिलता है। हाँ तो उसमें कंडीशंस भी होती है, हाँ। लोगों को नहीं पता होती। वही सैलरी वाली आईटी। तो वो भी 6 महीने तक वो मतलब होता है, अगर 6 महीने में डेथ हो गई ना तो नहीं मिलेगा पैसा उसमें, अगर आपकी इनकम कम। अच्छा वो बताते हैं इन कराना चाहिए उसको। जैसे भी देखिए अभी सिंपल बात, आईटीआर फाइल कर लीजिए, आईटी में दिखा दीजिए कि क्या। हाँ आराम से लाख करोड़ों का मेरा खुद ही जाता है। अभी 50 लाख का हमने करा रखे, कितना जा रहा होगा? मैक्स ऑनलाइन मैक्स चलता है, सबसे ज्यादा वही बेच रही है। सट्टे हर चीज में वो कहते हैं ना, सट्टा लगा के बैठे हैं हर जगह। सट्टा नहीं है भाई, आप सिंपल से बात है, वो सट्टा नहीं है। वो लाइफ इतना इनसिक्योर्ड है कि आप अपने के सिक्योर्ड करिए ना फिर। मैक्स वालों को बहुत अच्छा है। अरे 99% सबका है, 98.5 वही है। खुशी बोलते हुए आ रही है। तो 99% खुशी क्या, 100% खुशी है। जो भी कस्टमर आते हैं 90% ऑफर वही बोलते हैं। ये ऑनलाइन सस्ते मिल जाते हैं इसलिए तो कराना चाहिए, हर इंसान कराना चाहिए। देखा जाता है बहुत छोटी सी रकम है, मुश्किल 10 रुपये पर डे पड़ता होगा, उससे भी कम देखा जाता है 10-15 रुपये। तो अब ये वही है कि डिपेंडेंट बेनिफिट मिलेंगे अगर डेथ हो गई तो। ये देखिए बेनिफिट है जो बहुत कम लोगों को पता है ईएसआई की तरफ से। क्या ठीक है, हमें तो एक अकाउंटेंट की तरफ से बात करें तो भैया इतनी जानकारी है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं चलेगा। हमारा तो काम अलग है, हम तो उसको रिटर्न फाइलिंग करेंगे, काटेंगे पीटेंगे, एंट्री करेंगे, ये हमारा काम होगा। ठीक सर मैंने भी एक जॉब देखी थी, उसमें दिखा रहा था इसी काम के लिए दिखा रहा था। पीएफईएसआई का ना ये सार ईसीआर फाइल वगैरह फाइलिंग बनाना है, ठीक है। तो आराम से पीएफ का अगर काम है तो आप आराम से देखना, उसमें सारे यही काम मिलेगा, कर सकते हो। अब ईएसआई करेंगे तो ईएसआई भी समझ में आएगा। तो ये थी बेनिफिट। अब इसी बारे में थोड़ा और देख लेते हैं यहाँ पर कि 1948 में ही बना आ गया था इस तरह का कि इंश्योरेंस एंड कॉर्पोरेशन एक्ट बनाई गई थी 1948 में। अब रूल देखिए नंबर 1 का, ये जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं वो पूरी इंडिया के अंदर लागू है हर जगह पे। और सेम जो पीएफ का एम्प्लॉई का जो होता था ना कि 10 से 20 का सेम लागू करेगा। अब बेनिफिट आप देख ही लिया, बहुत सारे बेनिफिट आपको नजर आ गया। लेकिन सीजनल फैक्ट्री माइंस इंडियन नेवी एयरफोर्स में लागू नहीं है। और जो एम्प्लॉय 21,000 से नीचे सैलरी है उनके ऊपर लागू है, 21,000 से ऊपर वाले का बिल्कुल लागू नहीं है। तो इनके बेनिफिट के लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारी सैलरी 20,000 थी तो ठीक है लागू है, 22 हो गई तो खत्म, ईएसआई से हम बाहर हो गए। तो हमारे ऊपर क्या फैसिलिटी खत्म होगी, इतना अच्छा था सुविधाएं, मेडिकल दे देते हैं। कंपनी कहती है भैया हमारा खर्चा 3.25 जोड़ लेती है, उतने के करा लिया इंश्योरेंस। और मेडिकल जो मेडिक्लेम का कार्ड है थमा दिया, ले भाई बीमार पड़े तो जो बात नहीं पड़नी। बट इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना था ये सही, क्योंकि ज्यादा अमाउंट खर्चा करते नहीं ना, प्रॉब्लम ये आती है। उनको 15,000 रुपये मानते हैं कि 15,000 रुपये तक करते हैं, इस वजह से करते हैं। हाँ नहीं, मैटरनिटी लीव वो बेनिफिट मिलते नहीं ना, उनके कार्ड में मैटरनिटी बेनिफिट में ज्यादा पैसा देना पड़ता है। वही है चक्कर मेडिकल। अब इसलिए 21,000 से तो इसका एक ही तरीका है कि जैसे सैलरी 21 से मतलब 20 मान लो 22 हो रहा है तो नहीं, छोड़ मत दो, बढ़वाओ ही मत, बोलो कि सर मेरे 20 ही ठीक है। हाँ ऐसे थोड़ी कंपनी वाले कर देंगे। क्यों नहीं करते हैं? जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग जाते हैं उनकी सैलरी होती है 15, 17, 18, लेकिन उनको स्पेशल अलाउंस अलग से देते हैं 20,000। अलाउंसेस मिलते हैं तो बेसिक उनकी कम रहती है लेकिन स्पेशल अलाउंस बेसिक इसीलिए कम करते हैं ताकि वो पीएफ वाला चक्कर फंसे नहीं, मैटर होता है। 60-70 हाँ बेसिक इसीलिए कम रखते हैं क्योंकि सब कुछ बेसिक पर आधारित है। अभी पढ़ेंगे ना, बोनस पढ़ेंगे, ग्रेजुएटी पढ़ेंगे, सब तो उसी के ऊपर से मिला है। तो वो सारे कंपनी को बर्डन पड़ जाता है। इस चक्कर में कहते हैं भैया तू अलग रख,
इसलिए सब कैजुअल लेबर यहाँ देखें लास्ट वाला कैजुअल लेबर के ऊपर लागू है, ठीक है। अप्रेंटिसशिप जो ट्रेनिंग के लिए आते हैं उनके ऊपर लागू नहीं है। अब बाकी है कि आने पर नंबर लेना ये साइट का, फिर इनरोल करना। तो अब जो काम है हमारा कि साइट पे जाकर दिखाना कि अगर नंबर तो लेने के लिए बता ही दिया था, पीएफ के साथ मैंने समझा दिया था। एक पार्टी का जो पार्टी खोला था ना, उसी पार्टी का ईएसआई भी ओपन कर दिखाऊंगा। अब बंदे हमारे पास ऐड कैसे होते हैं, जैसे दिखाया था पीएफ में, वो अब कल दिखाएंगे आपको, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिकल चालू हो जाएगा हमारा जो था वहां पर, ठीक। तो आज इतना ही, कुछ पूछना पूछिए।